खिलाफ नहीं है कि आनंद मोहन को छोड़ा जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा। हम विश्लेषण करेंगे सिर्फ कानूनी पहलू का। माना जा रहा है कि आनंद मोहन को इसी आधार पर जेल से रिहाई मिल सकती है। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कानून क्यों बदला जाएगा? ये जनरल बदला जाना चाहिए था, पहले भी हो सकता था, अभी कुछ दिन बाद भी हो सकता था। ये एन चुनाव के वक्त पर इस तरह का ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन में राजपूत वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए आने वाले दिनों में आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है। कानून के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। और इतना ही नहीं, अगर इसको चैलेंज करेगा कोई, इस अमेंडमेंट को अगर चैलेंज करेगा तो कुर्सी है, सत्ता है तो राज करते हैं, हम लोगों के दिल पर राज करते हैं। हम आपका एक इंटरव्यू भी देख रहे थे, हम देखा हमने कि आप कहीं ना कहीं वाइस्ट वे में बोलते हैं, एंटी गवर्नमेंट कह सकते हैं, एंटी नीतीश कह सकते हैं, इस तरह से बोलते हैं। एक कानून के नज़रिए में एक वकील होने के नाते आपकी क्या राय है? ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि नहीं आता? हम न तो किसी अपराधी को बचाते हैं और न किसी निर्दोष को फंसाते हैं। सरकार कुछ भी कानून बना सकती है, ऐसा पावर नहीं है। जात पात जोड़ दिया, इसमें जात पात से क्या लेना देना है? यहाँ किसी की हत्या हुई है, हत्या की बात करेंगे। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस कोई ब्रूटल मर्डर किसी का होता है तो वैसी परिस्थिति में आजीवन का मतलब होता है मृत्यु तक जेल में रहना। क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी पहुंचता है, ये तमाम चीज़ें कैंसिल होती है तो आनंद मोहन परमानेंट जेल में ही रह सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अरुण कुशवाहा हैं। पटना हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली तक पहुंच रखते हैं। पहुंच का मतलब है कि एडवोकेट का काम न्याय दिलाना, केस लड़ना होता है, वही ये करते हैं। कानून के जानकार हैं और अच्छी खासी जो है नॉलेज हर विषयों पर रखते हैं। खासा जानकारी हम इनसे आनंद मोहन वाले मामले पर लेंगे, क्योंकि देखिए आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जिस तरह से सरकार ने 10 अप्रैल को नियमावली में बदलाव किया है और उससे ये चीज़ें स्पष्ट हो गई है कि लोक सेवक की हत्या हो या आम आदमी की हत्या हो, न्याय न्याय होता है और सबको बराबर मिलेगा। इसलिए 14 साल की जो सज़ा आनंद मोहन को मिली थी वो पूरी हो चुकी है। तो अब पूरी तरह से जो है उन्हें बाहर आने का छोड़ दिया जाए, उनके लिए रास्ता साफ कर दिया जाए। लेकिन अरुण जी किस तरह से देखते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, केस उस भी लड़ते हैं वहाँ पे। एक चीज़ बताइए, ये क्या मामला है? आखिर 10 तारीख के बाद से ये चर्चा क्यों निकल कर सामने आई गई कि अब आनंद मोहन पूरी तरह से निर्दोष हो गए हैं, सजा काट चुके हैं, बाहर आ जाएंगे? देखिए, ये चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि नीतीश कुमार लगभग सारे मीटिंग में बहुत ज़ोरदार तरीके से कहते रहे हैं कि हम न तो किसी अपराधी को बचाते हैं और न किसी निर्दोष को फंसाते हैं। ये हमेशा उनका हर मंच पर जहाँ भी जाते हैं ये उनके भाषण में आते रहता है। लेकिन ये उन्हीं का एक भाषण आया जब राजपूत समाज के लोग कुंवर सिंह जयंती में आए हुए थे। हाँ, महाराणा प्रताप के जयंती पर आए हुए थे। तो उसमें उन्होंने ऐसी बात कही कि एकदम स्पष्ट हुआ उनके भाषण से कि वो आनंद मोहन जी को बचाने के लिए कानून में संशोधन कर रहे हैं। इसलिए वो कहते सुने गए कि आप लोग क्यों परेशान हैं, आप उनकी पत्नी से जाकर के पूछिए न, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, आप मांग मत करिए, हम अपने अपने आपका मदद कर रहे हैं। इस तरह की बात भाषण में आ गया। और उसके कुछ ही दिन बाद 10 अप्रैल को एक जो कानून था, बिहार प्रिजन एक्ट 2012 में बना है, उसका सेक्शन 481 है और उसका सब क्लाउज 1 है और ए सब क्लाउज। उसमें प्रोविज़न था कि अगर हीनस क्राइम होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस कोई ब्रूटल मर्डर किसी का होता है, तो वैसी परिस्थिति में आजीवन का मतलब होता है मृत्यु तक जेल में रहना। ये प्रोविज़न था उसी सेक्शन में। लेकिन अभी नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन को बचाने के लिए उसमें ये संशोधन कर दिया कि नहीं, अब हमारा कोई अफसर भी अगर मरता है, पुलिस भी मरता है या डीएम, कलेक्टर, एसपी कोई भी मरता है,
तो उसमें स्पेशल उसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस और हीनस क्राइम नहीं माना जाएगा। वो सामान्य क्राइम माना जाएगा और उसको भी 14 साल के नहीं, बाद लेकिन पूरा हो देखिए, जाएगा। अरुण हम लोग अरुण जी, ये हमारा एक सवाल है। हम आपका एक इंटरव्यू भी देख रहे थे। हमने कि आप कहीं न कहीं वाइस्ट वे में बोलते हैं, एंटी गवर्नमेंट कह सकते हैं, एंटी नीतीश कह सकते हैं, इस तरह से बोलते हैं। एक कानून के नज़रिए में, एक वकील होने के नाते आपकी क्या राय है? ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है? बदलाव हो सकता था या नहीं हो सकता था? देखिए, एक बात स्पष्ट आप जान लीजिए कि सरकार कुछ भी कानून बना सकती है, ऐसा पावर नहीं है। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 13 बोलता है कि भारत में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है जो संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनके खिलाफ हो जाए। तो संविधान में जो प्रोविज़न किया गया था, इतना दिन से जो चल रहा था कि जैसे निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, तो उसमें भी आजीवन हुआ, फांसी हुआ, वो एक्सक्यूट हुआ। तो अगर हीनस क्राइम है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, जिसमें समाज के लिए बहुत गलत मैसेज जा रहा है जिस क्राइम से, उसके लिए अगर व्यवस्था किया गया है, तो कहीं से गलत नहीं था। अब यहाँ जो हत्या हुआ था डीएम को, उसमें आप सब लोग जानते हैं कि कृष्णैयर थे, उनका हत्या हुआ, उसमें न सिर्फ गोली मारी गई, बल्कि पूरा उनके माथा को, शरीर को ईंटा पत्थर से कूच करके ब्रूटल मर्डर किया इसको गया इसको था। तो मॉब लिंचिंग कहेंगे ना, मॉब हाँ। के द्वारा, भीड़ के द्वारा मारपीट की गई हाँ, और उसमें लेकिन हत्या हुई। लेकिन एक ग्रुप के द्वारा ही किया गया, जो मीटिंग से वहाँ से निकला और उसके बाद उसको उकसाया गया और उसके आधार पर जाकर के वहाँ पर हत्या हुई। तो एक कलेक्टर की हत्या है, वो भी शेड्यूल कास्ट का, एकदम अंतिम पायदान का जो व्यक्ति होता है, शेड्यूल कास्ट, नहीं, शेड्यूल इसमें भी ट्राइब। आपने जात-पात जोड़ तो दिया। इसमें जात-पात से क्या लेना-देना है? हमारा नहीं, यहाँ किसी की हत्या हुई है, हत्या की बात करेंगे। हत्या की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान ही कहता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए स्पेशल व्यवस्था किया गया है। इसीलिए उसकी हत्या को हम स्पेशल रूप में देख रहे हैं, मतलब क्योंकि इस नज़रिए से आप देख रहे हाँ, हैं। इस नज़रिए से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से प्रोविज़न है। संविधान का आर्टिकल 15 देखिए, आर्टिकल 16 देखिए, उसमें उसको विशेष अवसर दिया गया है। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा, भारत का संविधान जिसको शपथ लेकर के इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारे जज बनते हैं, वही संविधान का शपथ लेते हैं कि हम संविधान के भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। लेकिन लेकिन जब आजीवन, पहले फांसी की सज़ा हुई, फिर आजीवन कारावास में तब्दील किया गया, 14 वर्ष की सज़ा काटने के बाद आनंद मोहन के लिए जो भी रास्ते खोले गए हों, क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह रही होगी? सिर्फ वोट की राजनीति है, ऐसा लगता है नीतीश कुमार जी को, या जो भी अभी सत्ता में हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इनको छोड़ते हैं तो इनके समाज का वोट बड़े पैमाने पर हमको आगामी जो चुनाव है 24 का या 25 का आने वाला है, उसमें इनके समाज का वोट मिलेगा। सिर्फ यही मकसद तो है। आपके तरफ से ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए जिनकी छवि जेल में जाने के बाद बदल गई हो? क्योंकि कानून भी यही कहता है कि जब बहुत सारे ऐसे ऑकेजन होते हैं तो उन्हें, कुछ कैदियों को छोड़ दिया जाता है कि अच्छे हो गए हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए हैं, चाहे एक शांति वातावरण में उन्होंने जिया है, समय बिताया है। तो आपको नहीं लगता आनंद मोहन की भी वही छवि रही है जेल में भी? देखिए, हमारा उनसे कोई बहस नहीं है। हम उस इस बात के खिलाफ नहीं है कि आनंद मोहन को छोड़ा जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा। हम विश्लेषण करेंगे सिर्फ कानूनी पहलू का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कन्फर्म किया है इनका आजीवन कारावास, वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। क्योंकि आपको शुरू से बता दें, सेशन कोर्ट ने इनको फांसी की सज़ा दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। हाई कोर्ट में अपील किया इन्होंने, हाई कोर्ट ने इनको फांसी की सज़ा को कन्वर्ट करके आजीवन कारावास में किया। उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो जस्टिफाइड है, और उसने आदेश को बरकरार रखा और आजीवन कारावास इनका बरकरार रह गया। अब आपका कहना है, चाहे नीतीश जी का कहना हो या जो भी कानून में संशोधन करके अब जो कोशिश किया जा रहा है, तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कानून क्यों बदला जाएगा? ये जनरल बदला जाना चाहिए था, पहले भी हो सकता था, अभी कुछ दिन बाद भी हो सकता था। ये ऐन चुनाव के वक्त पर इस तरह का, ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। कास्ट क्रीड पर जब मतभेद नहीं करना है, तो इतना दिन से जो ब्रूटल मर्डर हो रहा था, हीनस क्राइम हो रहा था, उसमें जब आजीवन का मतलब आजीवन हो रहा था, तो आज बदलने की क्या ज़रूरत थी? मतलब और आपकी ऑल ऑफ ए नाराज़गी सडन इसी बात से है कि ये हमारी कानून, नाराज़गी कुछ नहीं है। बदलाव भी हुआ तो कुछ भी हुआ तो पहले होना चाहिए। पहले होता या बाद में होता, ये चुनाव के वक़्त इस तरह का एक्टिविटी होना, ये शो करता है कि ये कानून के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। और इतना ही नहीं, अगर इसको चैलेंज करेगा कोई, इस अमेंडमेंट को अगर चैलेंज करेगा,
तो ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह में ये रद्द भी हो सकता है। ये अमेंडमेंट जो हुआ है सुधार, किस तरह से? हाँ, इसलिए असंवैधानिक है क्योंकि उस कानून के आधार पर बहुत लोगों को आजीवन आजीवन काट रहा है। और इनको अगर आप एक एक व्यक्ति को स्पेशल अगर छोड़ेंगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है आर्टिकल 14 में कि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल बिफोर द लॉ, तो आप कुछ को आजीवन का मतलब पूरा ज़िंदगी भर रखेंगे और कुछ को आजीवन का मतलब 14 साल मानेंगे, तो ये दो तरह का आप नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। इसी आधार पर ये रद्द हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो। लेकिन कई विश्लेषक बताते हैं कि लॉ होने चाहिए तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। आप भी इस चीज़ को मानते हैं, कानून सबके लिए बराबर संविधान ही होनी चाहिए, कहता है, संविधान ही कहता कहता है। है। तो फिर लोक सेवक की हत्या मामले में ही आखिर इस तरह के विशेषाधिकार क्यों कि भाई आजीवन कारावास और मौत की सजा हो? लोक सेवक की बात नहीं है, बात है ब्रूटल मर्डर, हिनस क्राइम का। अगर सिंपल गोली मार दिया तो वो अलग है। कोई पेड़ पर काट रहा है, कुल्हाड़ी छटक के गिर गया, मर गया, लग गया, माथा फट गया, तो वो मर्डर अलग है, इंटेंशन वहाँ पर नहीं है। लेकिन जहाँ पर इंटेंशन के साथ क्रूएलिटी बहुत ज़बरदस्त आ जाता है, जैसे निर्भया कांड में जो हुआ था दिल्ली में, महिला के साथ रेप तक हुआ, तो वहाँ माना जाए सिंपल क्राइम है। लेकिन रेप करने के बाद जो उसका जो विभिन्न रूप जो आया, वो गलत है, वो हीनस क्राइम के डिफिनेशन में आता है। तो यहाँ पर जो हत्या था उसमें हीनस क्राइम हो जाता है इस वजह से क्योंकि मारा ही जाता, गोली लग जाती, मर जाते, तो वो कोई बड़ी भारी बात नहीं थी, सिंपल मर्डर होता। लेकिन उसके बाद जो मारा गया ईंटा से, पत्थर से कूच करके, जो एकदम अमानवीय, इस पर तो ह्यूमन राइट्स भी इंटरफेयर कर सकता है। तो ऐसे मामले को रेयर केस्ट और हीनस क्राइम कहा जाता है। इसलिए हमारा कोई बायस नहीं है, आनंद मोहन हमारे दुश्मन नहीं हैं। हम उनके साथ कार्यक्रम में भी गए हैं। समता पार्टी जिस समय चलता था तो उस समय हम तो बहुत सा कार्यक्रम में शकुनी चौधरी रहते थे, हम रहते थे, सतीश कुमार रहते थे और नीतीश बाबू भी रहते थे। हम लोग घूमे हैं उस समय समता पार्टी के समय। इस कानून हमारा कोई बायस नहीं है, लेकिन हम कानूनी पहलू का विश्लेषण कर रहे हैं कि अगर इनको करना ही है तो सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन लगावें और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से अगर हो जाएगा तो कोर्ट ऑफ जस्टिस से हो जाएगा तो ये रिलीज हो जाएंगे। तो आप भी मानते हैं कि अगर कोई याचिका दायर करता है, जो चर्चा चल रही है कि जी कृष्णैया के परिवार के ही कोई सदस्य दायर कर सकते हैं, तो फिर ये खारिज हो जाएगा? हाँ, अगर वो चाहेंगे वहाँ पर अपोज करेंगे कि ये जो बदलाव लाया गया है, पार्टिकुलर व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए लाया गया है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है आर्टिकल 14 में और 16 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन का जो कानून है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो हो सकता है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि हो ही जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द माइंडसेट ऑफ द जज। जो सुप्रीम कोर्ट के जज का माइंडसेट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। चूँकि आप जान लीजिए एक बात, कोई भी दुनिया में ऐसा केस नहीं है जिसमें जीतने के लिए भी ग्राउंड होते हैं और उसको डिसमिस करने के लिए हारने का भी ग्राउंड होता है, हराने का भी। तो हर हर केस में जीतने का ग्राउंड होता है और हारने का ग्राउंड होता है। तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द माइंडसेट ऑफ द जज कि जज क्या चाहता है। अगर उसको रिलीफ देना है तो रिलीफ देने वाला सब ग्राउंड लिखा देगा। अगर उसको रिलीफ नहीं देना है तो आपके खिलाफ जो ग्राउंड है वो लिखा देगा। तो जज का माइंडसेट क्या है, ये टोटली इसी पर डिपेंड करेगा। इसलिए इनके परिवार को भी वहाँ अपील करना चाहिए कि अब कानून में बदलाव हो गया तो हमको छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट से ही हुआ है कन्फर्मेशन, तो सुप्रीम कोर्ट में ही लगा सकते हैं। लेकिन ये भी चीज़ें कही जा रही है कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये चीज़ें आती है और नियमावली में अगर बदलाव हुआ है तो सरकार को फिर कौन लोग चुनौती दे पाएंगे आखिर, और सरकार, किस आधार पर? देखिए, किसी भी कानून के वैलिडिटी को हर नागरिक को अधिकार है, कोई भी चुनौती दे सकता है। कृष्णैयर के परिवार के लोग दे सकते हैं जो एग्रीव्ड हुए हैं, या और भी कोई भी नागरिक इस संशोधन को कोर्ट ऑफ लॉ में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में असंवैधानिक घोषित करने के लिए चैलेंज कर सकता है। हर नागरिक को राइट है। PIL जो फाइल होता है या वैलिडिटी ऑफ एक्ट होता है, जो बताया ना अभी कि 13 आर्टिकल में संविधान में है कि कोई कानून ही नहीं बन सकता है जो संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। तो उस आधार पर इसको चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी नागरिक कर सकता है। कृष्णैया जो मरे हैं उनके परिवार के लोग कर सकते हैं। ऐसे में उन लोगों को भी फायदा होगा जो इससे पूर्व किसी अधिकारी की हत्या में शामिल हों, चाहे किसी VIP की हत्या में शामिल हों। सारे लोग को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि ये जो कानून बनाया है,
ये जो संशोधन हुआ है उसका तो कॉपी हम डिटेल नहीं अभी देख पाए हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर होगा कि मतलब जब से क्राइम हो रहा है तब से हो गया, जब से वो 12 में एक्ट बना तब से लागू हो गया, तब तो सब पर 12 के बाद सब पर लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आज के डेट से होगा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो 10 अप्रैल के बाद जो घटनाएं होंगी उस पर लागू होगा। लेकिन जैसा आ रहा है मैसेज, इससे लग रहा है कि इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मैंने भूतलक्षी प्रभाव से कर दिया है। 12 में कानून बना था वो, और 12 से ही इसको लागू किया गया है। तो इसमें आनंद मोहन आ जाएंगे। आप तो काफ़ी जानकार हैं। एक चीज़ बता दीजिए कि क्या लॉस हो सकते हैं और क्या बेनिफिट हो सकते हैं? बस एक लॉस और एक बेनिफिट। देखिए, इस कानून का लॉस ये होगा कि सारे जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हों, डीएम हो, कलेक्टर हो, एसपी हो या कोई भी अधिकारी हो सरकार का, उसका मनोबल थोड़ा टूटेगा। और जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि मारेंगे तो वही केस होगा जो एक साधारण आदमी को मारने का है। ऐसे थोड़ा एक इकबाल होता है, डर होता है सरकार का, वो ख़त्म होगा। ये नेगेटिव है। और पॉजिटिव जो आप कह रहे हैं, पॉजिटिव ये होता है कि नागरिक को आप बराबर का दर्जा दे रहे हैं, चाहे वो सामान्य हो या अफसर हो या कोई भी हो, तो वो सामान्य है देश के कानून के तो समक्ष। बराबर का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? बराबर का दर्जा एकदम मिलना चाहिए, बशर्ते कि पहले से होता। अब इतना दिन तक सबको सज़ा दे दिया, आजीवन का मतलब ज़िंदगी भर, और अब एक आदमी के लिए फिर उसको चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि केवल एक आदमी के लिए बदलाव कर दिया जा रहा है? इन्फ्रेंस तो ये ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि नीतीश जी का जो भाषण आया है वो मिलर स्कूल में, और उसके बाद तुरंत ये चेंज आया है, उससे ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए इसको बदला गया है। पटना हाईकोर्ट के ही सीनियर एडवोकेट हैं, पूर्व में एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, योगेश चंद्र वर्मा। उन्होंने कहा कि कई रिसर्च के बाद जो है इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसे ही फैसले गए होंगे? ये तो फैसला बिल्कुल हेस्टी है, जल्दीबाजी में किया गया निर्णय है, क्योंकि कानूनविदों से राय नहीं लिया गया, नहीं तो इस पर और गहन अध्ययन होता तो। हाँ, कि माने सरकार का पावर है, लेकिन कुछ ऐसा किया जाता कि असंवैधानिक नहीं होता, तो वो संशोधन आपका बरकरार रह सकता था। अब एक अंतिम सवाल, आप कानून क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी पहुंचता है, ये तमाम चीज़ें कैंसिल होती है, तो आनंद मोहन परमानेंट जेल में ही रह सकते हैं? हाँ, ये संभव है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस अमेंडमेंट को खारिज कर देता है, या पटना हाई कोर्ट ही खारिज कर देता है, कोई चैलेंज करता है, केसनैया का परिवार या कोई भी, और ये अमेंडमेंट अगर सेट असाइड होता है ऑन द ग्राउंड कि ये पर्सनल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लाभ देने के लिए किया गया है, इस ग्राउंड पर अगर रद्द होता है, तब तो इनको मुश्किल बढ़ेगी, आजीवन रहना पड़ सकता है। पेरोल पे आने को लेकर क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं कानून में? तो पेरोल तो है कि देखिए, फॉर द टाइम बीइंग कोई घर में बड़ा कार्य हो रहा है, माता का भोज श्राद्ध है, पिता का श्राद्ध है, बच्चे की शादी है, या बहुत जो होता है ना कि ह्यूमैनिटी के ग्राउंड, मानवता के आधार पर परिवार की जहाँ पर ज़रूरत है, हिंदू लॉ में, रीतिज में, तो वहाँ पर पेरोल पर तो कभी भी आ सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। शांतिपूर्ण अगर कोई कैदी रहता है पूरा हाँ 14 साल हाँ, 15 साल अगर बिता देता है, तो रिमिशन उसके बाद भी ऐसा कोई नियम कानून है कि उसे जो है? रिमिशन मिलता है, बिल्कुल। जो बढ़िया से कंडक्ट जिनका जेल में बहुत अच्छा रहा है, तो हर साल 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना का रिमिशन होता है, छूट मिलता है, और वही घटते-घटते 14 साल हो जाता था। तो प्रोविज़न तो है, सीआरपीसी में है रिमिशन का, छूट का, और हर साल मिलता है, गांधी जयंती पर मिलता है, 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर रिमिशन मिलता है, वही ना घटते-घटते 14 में आजीवन हो जाता है। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले के खिलाफ स्पष्ट तौर पे कानूनी मसले पर, ये नहीं कि किसी तरह से बायस्ड होकर, चाहे किसी से कोई विवाद हो, चाहे कोई परेशानी हो, उस नज़रिए से देखकर अरुण कुशवाहा कह रहे हैं कि जो कुछ भी ये फैसला लिया गया है जल्दीबाजी में लिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, किसी अधिकारी की हत्या होती है, चाहे किसी वीवीआईपी की हत्या होती है, और उसको जो है वही ट्रीटमेंट मिले जो बाकी अन्य लोगों को मिलता है, तो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो आपको पता है कि 1985 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या हो गई थी, और मॉब के द्वारा जो है उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद कई लोगों को सजा सुनाई गई थी, जिसमें आनंद मोहन को जो है पहले फांसी की सजा हुई थी, फिर आजीवन कारावास हुई, और अब जो है 14 साल बीतने के बाद
सरकार ने एक नया फैसला लिया है नियमावली में बदलाव करके कि जल्द आनंद मोहन जेल से हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। इसी पर काफ़ी ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है वो लगातार जारी है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।